15 अप्रैल 2025 की ये बात है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शासकीय क्षेत्र भारत बनारस में 50वें दौरे पर आ रहे थे और इसके लिए तैयारी पूरी जोरों शोरों से चल रही थी। बाबरपुर एयरपोर्ट पर जैसे ही उनका हवाई जहाज उतरता है तो सबसे पहले 3 ऑफिसर होते हैं जो उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं। एक होते हैं डिविजनल कमिश्नर आईएएस कौशल राज शर्मा, पुलिस कमिश्नर आईपीएस मोहित अग्रवाल और जिला अधिकारी एस राज लीलम। प्रधानमंत्री जी उनके पास पहुंचते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और हाथ मिलाने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री की जुबान से एक ही बात निकलती है कि वो 19 साल की स्टूडेंट कैसी है, अब उसकी तबीयत कैसी है, आखिरकार हुआ क्या था उसके साथ। जैसे ही तीनों ऑफिसरों ने, 2 आईएएस होते हैं, एक आईपीएस अधिकारी होते हैं, तीनों ने ये बात सुनी तो उनकी सांसें अटक जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल ये बात ही इतनी बड़ी हो गई कि प्रधानमंत्री तक बात पहुंच जाती है। जाहिर सी बात है, बात बड़ी ही थी। भारत के प्रधानमंत्री ने इस लड़की के बारे में जानने की कोशिश की। छोटी से छोटी बात पर थोड़ी ही देर में बताने की कोशिश की जाती है कि हाँ साहब, अब उस लड़की की तबीयत ठीक है। दरअसल उस लड़की के साथ जो होता है वो बहुत भयानक होता है, जिसको सुनने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल उस लड़की के साथ लगभग 6-7 दिनों तक 144 घंटे तक उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है और 6 कैफ़े होते हैं और 3 होटल होते हैं। अलग अलग जगहों पर 23 से ज़्यादा लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं। और जब इस बात की भनक मीडिया को पहुंचती है, मीडिया मामला हाईलाइट कर देती है, पुलिस की आंखें खोलती है, तब जाकर पता चलता है कि लोगों को आखिरकार बनारस में हुआ क्या है। उसके बाद जांच पड़ताल की जाती है और जांच पड़ताल करने के बाद ये भी पता चलता है कि उस लड़की को एक गंभीर बीमारी भी पाई जाती है। आगे भविष्य में उसके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो पता नहीं, लेकिन 23 लोगों ने जो उसके साथ किया है वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक है, रुलाने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है, जो कहानी है, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बनारस का एक थाना लगता है लालपुर पांडेपुर। दरअसल वहाँ से एक व्यक्ति जो कि खजूरी का निवासी होता है और पेशे से एक ड्राइवर है, उसके पास फ़ोन जाता है 4 अप्रैल 2025 को। वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी हमें मिल गई है, एक काम करो, आप थाने में आ जाओ और अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चले जाओ। जैसे ही उस पिता को ये बात पता लगती है कि पिता अपनी पत्नी के साथ दौड़ता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ थाने पहुंच जाता है और थाने जाने के बाद अपनी ही बेटी को एक कमरे में देखता है तो उसके पास में जो लेडी कांस्टेबल है वो भी बैठी हुई है, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लड़की बेसुध हालत में है। उसको ये नहीं पता है कि वो कहाँ है, कहाँ नहीं है, उसके साथ कौन बात कर रहा है, कौन बात नहीं कर रहा है। पिता सामने खड़े हुए थे और लड़की को ये बात पता ही नहीं चल रहा था कि उसके पापा उसके सामने खड़े हुए। बार बार अपनी बेटी को पुकारते हैं, पुचकारते हैं और कहते हैं कि बेटा तो ठीक है, लेकिन बेटी उसकी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। अब माँ ने अपने सीने से लगाया, उसको पुचकारा, उसको दुलारा, उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन लड़की को ऐसे देख रही थी जैसे कोई अनजान व्यक्ति उससे बातचीत कर रही हो। हालांकि पुलिस वालों ने कहा कि इसे घर लेके जाओ, आराम कराओ और उसके बाद फिर बात करते हैं। बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं और माँ और बाप अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। अभी तक उन्हें कुछ नहीं पता था कि आखिरकार बेटी के साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ है। जैसे ही खजूरी इलाके में वो अपनी बेटी को अपने घर पर ले जाते हैं, उस बेटी को 48 घंटे के बाद ये पता चलता है कि आखिरकार क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है।
जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उस लड़की को कुछ बातें याद आ रही थी और जो भी पुरुषों को देखती थी, चाहे वो उसका सगा भाई क्यों ना हो, चाहे वो उसका पिता ही क्यों ना हो, पुरुषों को देखती थी, चाहे वो उसका सगा भाई हो या फिर पिता हो, उसको देखते ही उसकी सांसें भड़कने लगती थी, डरने लगती थी। माँ ने कहा कि अब यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं आएगा, पुरुष नहीं आएगा, सिर्फ़ मेरी बेटी के पास लड़कियाँ या औरतें, महिलाएँ ही आ जा सकती है, पुरुष कोई नहीं आएगा। अपनी बेटी को पुचकारती है, दुलारती है, सीने से लगाती है। उसकी माँ पूछती है कि बेटा आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो तुम इतना घबराई क्यों हो? तुम इतनी परेशान क्यों हो? दरअसल वो नशे की हालत में थी और नशा कुछ ज़्यादा ही उसको दिया गया था। ऐसा महसूस हो रहा था उसको देखकर कि वो रोते हुए कहती है कि मेरी क्लास में पढ़ने वाले 4 लड़के हैं, जिन्होंने उसको नशे की हालत लगा दी है और नशे की आदत लगा दी और माँ मैं क्या करूँ? माँ ने पुचकारते हुए कहा कि परेशान मत हो। जो भी बात है मुझे बताओ। दरअसल ये लड़की 29 मार्च की बात है 2025 की, अपने घर से निकलती है और ये कहती है कि वो सहेली के पास जा रही है और सहेली के पास जाने के पास बाज़ार जाएगी और बाज़ार से कुछ किताबें खरीद के लेके आएगी। 2-4 घंटे में आ जाएगी, ज़्यादा परेशान मत होना। माँ-बाप को जितना बताया गया था, बेटी ने जब जैसे ही वो जो वादा किया था, उस वादे के मुताबिक जब बेटी वापस घर लौट कर नहीं आती है, तो माँ की परेशानी बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है और वो अपनी पति से कहती है कि देखो बेटी अभी तक नहीं आई है, बाज़ार गई थी, बाज़ार जाएगी, किताबें खरीद के लाएगी, फिर सहेली के पास जाएगी, उसके बाद फिर वो वापस लौट कर आएगी। फ़ोन किया जाता है तो लड़की का नंबर बंद आ रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था। अब संपर्क करे तो कैसे करे? परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, सीधा पहुंच जाते हैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन। वहां जाने के बाद कहते हैं कि साहब हमारी लड़की है, 19 साल के आसपास उसकी उम्र है, अभी तो ग्रेजुएट कर रही है, हालांकि पढ़ने में ज़्यादा होशियार नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स कॉलेज में जाना चाहती है। हम उसका वहीं पर एडमिशन कराना चाहते हैं। हमारी बेटी को ढूंढ दीजिए, उसका पता लगा दीजिए। लेकिन जब पुलिस वालों ने ये बात सुनी तो पुलिस वालों ने उसका हुलिया वगैरह उसके बारे में जानकारी जुटाई। कहा कि परेशान मत हो, हम उसे ढूंढ लेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। वो लड़की घर से 29 मार्च को निकली थी, लेकिन 29 मार्च को वापस नहीं आती है, 30 मार्च को नहीं आती है, 31 को नहीं आती है, 1 अप्रैल को बीत जाता है, 2 भी बीत जाता है, 3 भी बीत जाता है। 4 अप्रैल को पुलिस का फ़ोन पहुंचता है, आपकी बेटी आ गई, आकर इसे ले जाओ। बेटी ने अपने माँ-बाप को कहानी सुनाई थी कि वाक़ई बहुत भयानक होती है। वो बताती है कि जैसे ही वो घर से निकलती है, कुछ दूर चलने के बाद राज विश्वकर्मा नाम का एक लड़का उसे मिल जाता है और उस लड़के ने उसको नशीला पदार्थ खिलाया-पिलाया। उसके बाद उसे एक कमरे में लेके जाता है और अपने ही एक दोस्त के साथ उसके साथ पूरी रात बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है। दिन निकलता है जो कि लंका स्थित एक कैफ़े होता है, वहाँ पर लेके जाता है। वहाँ ले जाने के बाद उसके साथ रात भर गंदा काम करता रहता है और एक और उसका साथ देता है। यहाँ से उसे छोड़ देता है। लड़की यहाँ से निकल जाती है, लेकिन नशे की हालत में थी, बेसुध जैसी स्थिति में थी। अगले दिन 30 मार्च आता है और समीर नाम का उसे एक लड़का मिल जाता है, जो उसका दोस्त भी बताया जाता है। दरअसल वो अपने एक दोस्त के साथ उसे बाइक पे बिठाता है और बाइक पर बिठाने के बाद सीधा हाईवे की तरफ लेके जाता है और वहाँ उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करता है। दोनों मिलने के बाद जब उसका जी भर जाता है, जी भरने के बाद उसे नशेदार एक जगह लगती है, वहाँ पर ले जाकर छोड़ देते हैं। लड़की की हालत सही नहीं थी, बेसुध जैसी स्थिति में थी। अब ये अगली तारीख आ जाती है
तारीख 31 मार्च की ये बात है। आयुष नाम का एक लड़का मिल जाता है और आयुष नाम का लड़का उसको मलसेधी का एक सिंगरा जगह लगती है, वहाँ पर लेके कैफ़े जाता है जिसका नाम कॉन्स्टिनेशन कैफ़े होता है। वहाँ लेकर जाता है और लड़की को पहले तो नशा दिया जाता है, क्योंकि वो नशे थी आदी हो चुकी थी। चाहे खाना मिले या ना मिले, लेकिन नशा मिले तो वो ठीक रहे। अब उसके बाद उसे नशा दे दिया जाता है। यहाँ आयुष के साथ और कई सारे लड़के होते हैं, जिसमें सोहेल, दानिश, अनमोल जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं। और इन लोगों ने बारी बारी से पूरी रात उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया। और वो लड़की रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उसके रोने की, उसके बिलखने की, उसके परेशान होने की भाव इन लोगों के कानों तक गूंज नहीं रही थी। उसके पास सिर्फ उनको दिखाई दे रहा था तो वो लड़की लड़की दिखाई दे रही थी। और उनका हवश के दरिंदों ने उसके साथ गंदा काम किया और उसको यहाँ तक जाने दिया। कहा कि ये बात अगर किसी को पता चली तो देख लेना, इसका अंजाम बहुत ही खराब होगा, भयानक होगा। लड़की यहाँ से भी निकलती है और रास्ते में उसको 1 अप्रैल की बात है, साजिश मिल जाता है। और साजिश कहता है कि उस लड़की को देखकर कि मैं आपको गर्ल्स हॉस्टल छोड़ दूँगा, आप मेरे साथ बैठो। मैं उस लड़की को गर्ल्स हॉस्टल तो छोड़ा नहीं जाता है, बल्कि एक होटल में लेके जाता है और वहाँ जाकर 3 अलग-अलग लोग उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करते हैं। लड़की परेशान थी, क्योंकि जहाँ भी वो जाती थी खाने से पहले उसकी ज़रूरत थी नशे की। और नशे का लोगों ने फ़ायदा उठाया और इसी बात पर उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य करते रहें। और वो लड़की रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उन पर कोई असर पड़ ही नहीं रहा था। यहाँ से एक जगह और लगती है औरंगाबाद, उसका एक गोदाम लगता है, वहाँ पर अमन और एक लड़का और होता है। उन दोनों ने भी उसके साथ मुँह काला किया, गंदा काम किया, लेकिन उस लड़की की स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि वो विरोध करने की स्थिति में थी ही नहीं, बेसुध जैसी हालत में थी। उसे ये ज़रूर दिख रहा था कि कोई ना कोई जो है गलत काम कर रहा है। उसके साथ कुछ चेहरे ऐसे थे जो पहचाने हुए थे। उसके बाद यहाँ से वो निकलती है और कुछ आगे चलती है तो उसके बाद उसको इमरान मिल जाता है। इमरान ने भी उसे नशीला पदार्थ दिया और जैसे ही उसने उसके साथ गंदा काम करने की कोशिश की तो लड़की ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। इमरान कहता है कि चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो वहाँ से सिंघरा के पास में ही आईडीपी मॉल लगता है, वहाँ पर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगली तारीख आ जाती है। अब वो किसी तरीके से चलते चलते जो कि एक आईडीपी मॉल के पास पहुंचती ही है। और 2 अप्रैल को आईडीपी मॉल से राज खान नाम का एक लड़का होता है, उसको हुकुल में लेके जाता है और एक घर की छत पर ले जाने के बाद उसके साथ वो भी वैसा ही गंदा और घिनौना कृत्य किया है। चाउमीन में उसे नशीला पदार्थ मिलाया जाता है और नशीला पदार्थ मिलने के बाद उसको दे दिया जाता है। अब यहाँ से वो जाने की बात करने लगती है कि मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। लड़की को वो लेकर जाता है और एटी घाट पर छोड़ देता है। और एटी घाट पर जाकर वो लड़की वो इधर उधर घूमती रहती है, टहलती रहती है। और 3 अप्रैल को वो दानिश नाम का एक लड़का होता है, अपने साथ लेके जाता है। और जहाँ पर सोहेब और कुछ अन्य लड़कों ने उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य किया था, साथ ही नशीला पदार्थ भी दिया था। नशीला पदार्थ देने के बाद जब इसका जी भर जाता है तो इस लड़की को चौट घाट पर छोड़ देते हैं। चौट घाट पर छोड़ने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं, ये सोचकर कि ये बात किसी को पता नहीं चलेगा। लड़की वैसे ही बेसुध है, किसी से क्या बता पाएगी। लेकिन लड़की को पुलिस वाले ढूंढ तो रहे ही थे, लेकिन उतनी शिद्दत से, उतनी ताकत के साथ, उतनी ईमानदारी के साथ शायद नहीं ढूंढ रहे थे जितनी ईमानदारी के साथ ढूंढना चाहिए था। लड़की को परिवार वाले के हवाले कर देते हैं। परिवार वालों को लड़की कहानी सुनाती है और जो
उसके साथ बीती हुई बात थी, वो जब सुनाई जाती है तब परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। सीधे पहुंच जाते हैं उसी पुलिस स्टेशन में। जाने के बाद कहते हैं कि साहब 6 अप्रैल 2025 को हमारी बेटी के साथ तो बहुत ही गंदा घिनौना काम हुआ है, आप इसमें एफआईआर दर्ज कर लीजिए। पुलिस वालों ने मामले को शुरुआत में टटालने की कोशिश की, लेकिन मामला जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है, मीडिया ने इस मामले को बहुत प्रमुखता के साथ उठाया, तब जाकर पुलिस की नींद टूट जाती है और मां की शिकायत के आधार पर 7 अप्रैल 2025 को आखिरकार 23 लोगों के लिए मुकदमा दर्ज होता है, और जिसमें 12 तो अज्ञात होते हैं और 12 नामजद होते हैं, 11 अज्ञात होते हैं। पुलिस ने अब ताबड़तोड़ जांच करना शुरू किया। जैसे जैसे मीडिया में लगातार खबरें चल रही है, वैसे वैसे पुलिस पर दबाव बढ़ रहा है। पुलिस ने आखिरकार जब 12 नामजद को पकड़ा, गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे मोबाइलें को कब्जे में लिया, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो ये भी पता चला कि ज़्यादातर नशे की हालत में, नशे की लत लगी हुई है। लेकिन इससे सबसे बड़ी हैरानी वाली बात ये थी कि वो थी इन 12 लोगों, जो लोग थे पकड़े जाते हैं, उन 12 में से मोबाइलों में गंदी गंदी वीडियो थी। लगभग 540 लड़कियों की कोई नंगी लड़की खड़ी हुई थी जो किसी का वीडियो बनाया हुआ है। 100 लड़कियां तो इसमें ऐसी लड़कियों को फ़ोटो वीडियो स्थित हैं जो खुद स्वैग से हुई अपने फ़ोटोग्राफ्स बन करवा रही थी, बिल्कुल बिना कपड़ों के, बिना उसके कोई रोक के, बिना टोक के, और वो अपने आप के ही जिस्म की नुमाइश जैसे कर रहे थे। बाद में पता चला कि इन वीडियो का, इन फ़ोटो का इस्तेमाल तो कस्टमर को दिखाने के लिए, उसको रिझाने के लिए किया जा रहा था। अब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे कालचक्र का जो मास्टरमाइंड है, उसका नाम है अनमोल गुप्ता, जो कि शिवपुर थाना क्षेत्र के मीरापुर बाहशी में एक कॉलोनी लगती है, अशोकपुरम कॉलोनी, वहाँ का वो निवासी है। और जब उसकी हिस्ट्री, उसकी इतिहास खंगालने की जब कोशिश की जा रही थी, तो पता चलता है कि वो साल 2018 में चाउमीन का ठेला लगाया करता था और करीब गरीब स्थिति में होता है, और चाउमीन का ठेला लगाते लगाते उसका अपने कारोबार अपने बढ़ने लगता है। और साल 2020 में सोनिया पोखरा के पास उसने एक छोटी सी दुकान खोली फास्ट फूड की, जिसमें बर्गर, चाउमीन, रोल, इस तरह का सामान दिया करता था। काम उसका बढ़ने लगा। उसके बाद उसने स्मिथ स्कूल के पास एक और दुकान खोली और वहाँ से वो आगे बढ़ता गया, और सिंगरा में उसने कस्टी नेशनल कैफ़े खोल दिया। अब यहाँ पर कस्टी नेशनल कैफ़े में उसके पास वेटर होते थे। शुरुआत में लड़के होते थे, वेटर होते थे, बाद में लड़कियों की भी डिमांड बढ़ने लगी। अब यहाँ पर शराब परोसी जाती थी, यहाँ पर हुक्का परोसा जाता था। जो भी कोई ग्राहक आता था, कस्टमर आता था, वो डिमांड करता था कि लड़कियों को बुलाओ, लड़कियों से हुक्का परोसवाओ, लड़कियों से शराब दिलवाओ। लड़कियों को अच्छी कीमत पर बुलाया जाने लगा, लड़कियां यहाँ पर आने लगी। अब लड़कियों को देखकर और लड़कियां भी यहाँ पर आने लगी। अब उन लड़कियों की नशे की लत लग जाती है। अब कई लड़कियां ऐसी होती थी जिनके पास अपने पैसे नहीं होते थे, लेकिन नशा करना उनके लिए मजबूरी बन जाता है। तब उन्होंने एक ऑफ़र दिया जाता था, जिसका मेन ओनर होता था, मालिक होता था अनमोल गुप्ता। बाप का नाम शरद गुप्ता होता है। उसने ऑफ़र दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी को नशा करना है तो कर सकता है, बिना पैसे के, बिल्कुल फ्री, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फ्री नशा उसको ही मिलेगा जो किसी ग्राहक के, किसी कस्टमर के साथ जाने को तैयार हो जाएगी, उसके साथ वक्त बिताएगी, जैसा वो कहता था उसके साथ करने को तैयार हो जाएगी। कई लड़कियां तैयार हो जाती थी। अब कोई शिकवा नहीं, किसी की शिकायत नहीं। यहाँ पर अनमोल गुप्ता को लगता था ये तो कारोबार बहुत अच्छा है, कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। इस हिसाब से फिर 5 लड़के तैयार किए जाते हैं, 5 से बढ़कर फिर 15 हो जाते हैं। उन्हें एक तरह से
पार्टनर बना दिया जाता है, एजेंट बना दिया जाता है। उसका काम था कि लड़कों को अपने प्रेम जाल में फंसाएँ, प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसको यहाँ तक लेके आएँ। लड़कियाँ जो है यहाँ आएगी, नशे की आदी हो जाएगी, नशा उनके लिए ज़रूरी हो जाएगा। जैसे ही नशा माँगेगी, उनसे कह दिया जाएगी कि आपको कुछ फ़ोटोग्राफ्स कराने हैं, नंगी तस्वीरें करवानी है, किसी ग्राहक को रिझाने के लिए काम करना है, सेक्स करना है, और इस तरह से सेक्स का धंधा शुरू हो जाता है और अनमोल इसमें परंपरागत हासिल कर लेता है। और 15 लड़कों के साथ मिलकर ये सब इस तरह का काम कर रहा था। तो ऐसे करते करते संख्या बढ़ने लगती है और यही कारण है कि 540 लड़कियों की नंगी तस्वीरें, नंगी वीडियो होती है, जिसमें 100 लड़कियां ऐसी होती है जो स्वयं से अपने फ़ोटोग्राफ्स लाने को तैयार भी थी। उनको कोई ऐतराज़ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। यही फ़ोटोग्राफ्स भेजे जा रहे थे यूपी, दिल्ली, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ऐसे जगह पर भेजे जा रहे थे। जब पुलिस ने ये इनका हिस्ट्री खंगालने की कोशिश की, कि इनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो पता चलता है कि यूपी सहित 6 ऐसे राज्य निकलते हैं जहां के कस्टमरों को भी ये भेजे जा रहे हैं उनकी लोकेशन के हिसाब से। हालांकि ये दायरा अभी 23 का नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ सकता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खजूरी के रहने वाली ये लड़की, जिसका नाम सपना था, वो स्पोर्ट्स में कुछ मुकाम हासिल कर देश का नाम रोशन कर वहाँ के लिए मेडल लेके, लेकिन उस लड़की को 4 उसके साथियों दोस्तों ने नशे की ऐसी आदत लगा दी। उस लड़की की नशे के चक्कर में आकर उसको एक तरह से सेक्स रैकेट के चक्कर में आ जाती है और उसके साथ लगातार गंदा घिनौना कृत्य हो रहा था। जब उसने कहानी अपने माँ बाप को बताई, उसके बाद कहानी पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और इसमें अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि कई बड़े बड़े लोगों के चेहरे भी बेकाम होने के सामने आ सकती है बातें। साथ ही जब इस लड़कियों का मेडिकल कराया जाता है, मेडिकल में पता चलता है कि इसको हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारी भी पाई जाती है, जो गंभीर बीमारी होती है। ऐसा भी अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये बीमारी शायद हो सकता है किसी इसकी वजह से उन लड़कों में भी आई होगी जिन लोगों ने इसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया था। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पुलिस ने भी जब जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चला कि जो अनमोल है उसके पिता हैं शरद गुप्ता। साल 2022 में कैट थाने में एफआईआर भी दर्ज होती है, जेल भी जाता है। और जब लगातार यहाँ से बेल रिजेक्ट हो रही थी तब हाई कोर्ट में जाकर अपील करते हैं। आखिरकार कोशिश करते हैं, जमानत मिल जाती है। उन्हें शायद सुधरना चाहिए था जेल में रहने के बावजूद, लेकिन बाप और बेटे दोनों कोई से भी नहीं सुधरते हैं और बाहर निकलने के बाद इस तरह से बड़ा रूप कर लेते हैं। अगर कानून अपना काम ईमानदारी से करे, कानून अगर अपनी शक्ति से पेश आए, तो अनमोल गुप्ता जैसे लोग कभी बेनप और अपने बाद 15 लड़कियों की जो उन्होंने जमानत खड़ी कर दी थी, वो जाकर किसी लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते, उन्हें नशे का आदी बनाते और उनके साथ गंदा घिनौना कृत्य करते थे। क्या ये चैन टूट जाएगी? क्या ये कोई दाव पेच खेलकर कानून का अनमोल गुप्ता जैसे बदमाश लोग बाहर निकलकर फिर वही काम करेंगे? ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन जिस तरह से एक बेटी के साथ जो हुआ वो वाकई बहुत भयानक हुआ। हालांकि जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संसदीय दौरे पर जब आए थे 50वें दौरे पर बनारस में, तब 3 बड़े ऑफिसरों से सवाल किया था उस बेटी की तबीयत कैसी है, उसके साथ आखिरकार हुआ क्या था। जाकर लगता है कि ऑफिसर की नींद भी टूट जाती है और इस मामले की जांच पड़ताल बड़ी प्रमुखता के साथ होने लगती है। हो सकता है कि अब प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद इस बिटिया को न्याय मिल जाए और 546 जो बिटियां हैं उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए भी ये भी कहा गया है कि आप आइए, स्वैच्छा से उनके साथ कोई गलत हुआ है तो आकर हमें बताइए। लेकिन लोक लाज के चलते कौन सा आएगा, कौन अपनी इज्जत रुस्वा आबरू को, खैर आप ये सब जानते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। कानून से ये अपील है
कि ऐसे वीडियो को अंत तक कर दिया जाए, और ज़्यादा बेहतर होगा कि कभी किसी बहन बेटी के साथ ऐसा कम से कम घिनौना कृत्य ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हमारी मेहनत पसंद आई, तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।